नमस्कार बच्चों, ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोगों का क्वेश्चन है 2024 की परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के हल, ज्योग्राफी से संदर्भित, राजीव क्वेश्चन बैंक कक्षा 12। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, किंतु शुरू करने के पहले इस लेक्चर 4 को में जो भी प्रश्न आपको मिलेंगे यह जानते हुए कि वह दीर्घ उत्तरीय हैं। अब तक हमने जो हल किया वो क्या था? अल्पलघुत्तरी, लघुत्तरी और बहुविकल्पी से संदर्भित लेक्चर हो चुके हैं। आज हमारा जो लेक्चर है वह दीर्घ उत्तरी से। तो शुरू करते हैं। अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज का पहला क्वेश्चन है और वह है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। इस कथन का परीक्षण कीजिए। इस कथन का परीक्षण कीजिए। अब लिखेंगे कैसे, यही जानना है और यही हमारा प्रयास भी है और यही आपको समझना भी कि हम इसको परीक्षा में लिखेंगे कैसे। यहां कह रहा है कि मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी तथा चंचल मानव के बीच, पृथ्वी और चंचल मानव के बीच पारस्परिक परिवर्तन संबंधों का अध्ययन है और इस कथन का परीक्षण कीजिए। मानव भूगोल का पहले हमें अर्थ बताना होगा। मानव भूगोल का अर्थ क्या है? तो मानव भूगोल का सामान्य अर्थ प्राकृतिक पर्यावरण के संदर्भ में मानवीय क्रियाकलापों के अध्ययन से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? मानवीय क्रियाकलापों से। प्रकृति पर्यावरण के संदर्भ में, प्रकृति पर्यावरण के साथ मानव का जो क्रियाकलाप उससे रिलेटिव हो रहा है, मानव का जो क्रियाकलाप उस कर रहा है, उसी का अध्ययन मानव भूगोल में लगाया जाता है। उसी को हम अध्ययन करते हैं। पर्यावरण का मानव पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव भले ही पड़ता है, पर वह उसका दास कतई नहीं है। कहने का भाव क्या है कि भाई प्रकृति पर्यावरण या पर्यावरण मानव को चाहे प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से मानव को प्रभावित जरूर करती है। पर्यावरण हमको प्रभावित जरूर करती है, लेकिन प्रभावित करने के पीछे यह जरूर याद रखिए कि पर्यावरण का मनुष्य दास नहीं है। कहने का मतलब क्या है? मनुष्य जो है वह किसी भी प्रकार से उसका दास नहीं है, भले ही हमें वह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। आगे कह रहा कि मनुष्य अपने पर्यावरण से प्रभावित होता है, अपने पर्यावरण से वह प्रभावित होता है, साथ ही साथ वह भी उसे प्रभावित करता है। जहां प्रकृति पर्यावरण मानव को प्रभावित करती है, वहीं मनुष्य भी अपने क्रियाकलापों से प्रकृति को, पर्यावरण को प्रभावित करता रहता है। मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के मध्य होने वाले परिवर्तन और समायोजनों की व्यवस्था का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? मानव भूगोल मनुष्य और पर्यावरण के बीच, मनुष्य और किसके बीच? मानव और पर्यावरण के बीच होने वाली क्रियाकलापों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। अब तो बता देंगे कि मानव भूगोल क्या है। पर्यावरण और मानव के बीच जो क्रियाकलाप हो रहा है, या प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष से जो एक दूसरे को प्रभावित कर रहे हैं अपनी क्रिया से, उसी का अध्ययन हम कहाँ करते हैं? उसी का अध्ययन का हम कहाँ करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत। पर्यावरण परिवर्तनशील है। पर्यावरण क्या है? परिवर्तनशील है, जबकि मानव क्या है? यह भी क्रियाशील है। प्रकृति परिवर्तनशील है तो मानव भी क्रियाशील है। अतः मानव भूगोल वह विज्ञान है जो तीव्रता से बदल रहे पर्यावरण और क्रियाशील मानव की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। बात वही हुई कि मानव भूगोल जो है एक ऐसा विज्ञान है जो तीव्रता से
प्रकृति पर्यावरण क्या हो रहे हैं, बदल रहे हैं, और क्रियाशील मानव और मनुष्य का जो क्रियाएं कर रहा है, प्रकृति से जो तादात्म्य स्थापित कर रहा है, संबंध स्थापित हो रहे हैं, इन क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसी क्रिया और प्रक्रिया का अध्ययन कौन करता है? मानव भूगोल। पृथ्वी पर जितना महत्व पर्यावरण का है, उतना ही भौगोलिक तत्वों में मनुष्य का भी महत्व है। इस भूखंड पर, इस पृथ्वी पर जितना पर्यावरण का महत्व है, उतना ही महत्व भौगोलिक तत्वों पर अगर नजर आए तो मनुष्य का भी है। उतना ही महत्व किसका है? मनुष्य का भी है। प्राकृतिक पर्यावरण की दशाएं मानव जीवन में विभिन्नताएं लाने के लिए जिस प्रकार उत्तरदायी है, क्या कह रहा है कि प्राकृतिक पर्यावरण की जो दशाएं हैं मानव जीवन में विभिन्नताएं लाने के लिए जिस प्रकार उत्तरदायी हैं, ठीक उसी प्रकार मानव भी प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध रहता है। यहां कहने वाला कि जिस ढंग से पर्यावरण मानव जीवन को प्रभावित करता रहता है, उसी प्रकार मानव की क्रियाकलाप भी प्रकृति को प्रभावित करती रहती है। इस पे एक विद्वान है जिनका नाम है फ्रेडरिक रैटजेल। विद्वान का नाम क्या है? फ्रेडरिक रैटजेल ने कहा कि मानव भूगोल की दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित है। मानव भूगोल के दृश्य सर्वत्र पर्यावरण से संबंधित है, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। यह क्या है? स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। मानव भूगोल के जो दृश्य हैं सर्वत्र चारों तरफ प्रकृति पर्यावरण से संबंधित हैं, जो स्वयं भौतिक दशाओं का एक योग है। मानव भूगोल वह विज्ञान है जो पर्यावरण और मानव क्रियाओं प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। मानव भूगोल है क्या? मानव भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जो पर्यावरण और मानव की, जो किसका? पर्यावरण और मानव की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है। किसका अध्ययन करेगा? मानव की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का अध्ययन करता है, अर्थात मानव भूगोल। अब यहां आप देखिए, इस मानव भूगोल को समझाने के बाद हम लोग को क्या लिखना है? मानव भूगोल की परिभाषाएं बताई है। क्या बतानी? मानव भूगोल की परिभाषाएं। मानव भूगोल को ठीक से जानने और समझने के लिए विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई उसकी परिभाषाओं का अनुशीलन करना होगा। इस पर मानव भूगोल पर विद्वानों के द्वारा अपनी परिभाषाओं के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, पहला, मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। फ्रेडरिक रैटजेल ने कहा। किसने कहा? फ्रेडरिक रैटजेल ने कहा कि मानव भूगोल मानव समाजों और धरातलों के बीच, मानव भूगोल क्या है? मनुष्य का जो समाज है और धरातल पृथ्वी के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है, मेल है। समाज और धरातल के, मनुष्य के समाज और धरातल के बीच के संबंध जो हैं उसी का अध्ययन है। फ्रेडरिक रैटजेल के अनुसार मानव भूगोल वह विज्ञान है जो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच के संबंधों का विश्लेषण करता है। मानव भूगोल क्या है? मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच का विश्लेषण करता है। मानव भूगोल क्या है? मानव और प्रकृति पर्यावरण के बीच में का विश्लेषण प्रस्तुत करता है।
धरातल और मानव संबंधों का अध्ययन करना ही मानव भूगोल है। धरातल और मानव संबंधों का अध्ययन करना ही क्या है? मानव भूगोल है। रर्जेल की परिभाषा के बाद आप देखेंगे एलन सी सेम्पुल ने मानव भूगोल को परिभाषित किया है। इन्होंने क्या कहा कि मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। मानव भूगोल क्या है? अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव भूगोल क्या है? पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। पृथ्वी और मानव के क्रियाशील जो क्रियाएं कर रहा है उससे जो बदलाव हो रहे हैं, इन परिवर्तनों के संबंधों का अध्ययन है। यह कौन कहा? एलन सी सेम्पुल। कुमारी सेम्पुल ने पृथ्वी को गतिमान तथा मानव को क्रियाशील माना है। कुमारी सेम्पुल ने पृथ्वी को क्या माना? गतिमान माना। इसलिए इन्होंने परिभाषा क्या किया? अस्थिर। पृथ्वी को गतिमान तथा मानव को क्रियाशील माना। पृथ्वी को गतिमान माना और मानव को क्या माना? क्रियाशील माना है। अतः दोनों के बीच संबंध बदलते रहते हैं। पृथ्वी को गतिमान और मानव की गतिशीलता, दोनों की क्रियाएं बदलती रहती है जो मानव भूगोल की संरचना करते हैं। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन यहां देखिए, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। पाल विडाल डी ला ब्लास के अंतर्गत देखिए, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य, पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम जो है, जो प्रकृति से संचालित हो रहा है, वो और जीवों के मध्य संबंधों को अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना मानव भूगोल है। अब आगे देखिएगा, मानव भूगोल की प्रकृति। यहां क्या हेडिंग पड़ा है? मानव भूगोल की प्रकृति। प्रकृति मतलब नेचर, इसका जानना है। तो मानव भूगोल की प्रकृति से आशय उसके विज्ञान और कला पक्ष से लगाया जाता है। मानव भूगोल क्या, जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो उसके कला और विज्ञान से इसे हम जानने का प्रयास करते हैं। मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी पारस्परिक अंतर क्रियाओं के माध्यम से करता है। यहां कह रहा कि मानव भूगोल जो है प्राकृतिक पर्यावरण और मनुष्य की सांस्कृतिक रीति रिवाज, सांस्कृतिक का मतलब रीति रिवाज, मनुष्य की सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन उनका परस्पर अंतर क्रियाओं के माध्यम से करता। इनका किस प्रकार से एक दूसरे से एक कनेक्ट हैं, इसी का अध्ययन करता है। भौतिक पर्यावरण जब यहां हमने कहा कि प्राकृतिक पर्यावरण मानव निर्मित, मानव भूगोल प्राकृतिक पर्यावरण और मानव निर्मित सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का उनकी पारस्परिक अंतर क्रियाओं के माध्यम से करता है। यहां देख, भौतिक पर्यावरण में क्या आएगा? जैसे भौतिक पर्यावरण भू आकृति, ये भौतिक हैं। भू आकृतियां कैसी हैं, मृदाएं वहां की क्या हैं, जलवायु क्या है, जल कैसे, जल
ये सब भौतिक पर्यावरण में है। भू आकृतियां, मृदाएं, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और समस्त प्राणी जगत को सम्मिलित किया जाता है। इसमें संपूर्ण चीजें इसके अंतर्गत समायोजित की जाती हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण मानव द्वारा प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है। सांस्कृतिक पर्यावरण क्या है? सांस्कृतिक पर्यावरण का निर्माण किस आधार पर किया जाता है? मनुष्य इस सांस्कृतिक पर्यावरण का जब निर्माण करता है तो कहा जाता है तो प्रकृति प्रदत्त, प्रकृति के जो भी संसाधन मनुष्य को प्राप्त हुए हैं उन संसाधनों का उपयोग करके किया जाता है। प्रकृति के संसाधनों को हम अपने सांस्कृतिक रूप में अपना करके उसके साथ अपना संबंध स्थापित करते हैं। उसके सांस्कृतिक संबंध आज देखा जाए तो दुनिया में वृक्ष लगाओ की बात की जा रही है। वृक्ष कट गए, मानव अपने विकास के पायदान में वृक्षों का इस ढंग से उपयोग किया। हमारे लिए वृक्ष का होना, पेड़ पौधों का होना अति आवश्यक लोग महसूस कर रहे हैं, होना भी चाहिए। पर्यावरण कहने का मतलब इसी पर्यावरण की, इसी वृक्षों से हमारे जो ऋषि मुनि आदि लोग थे इसी वृक्षों की पूजा करके इसे आत्मसात तब बनाए थे। और तब भी था कि जितना ही प्रकृति पर्यावरण के से हमारे संबंध अच्छे, उन्हें हम बचा करके बना करके रखेंगे, मानव या पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक जीवजत उतना ही सुरक्षित रहेगा। आगे देखें, पर्यावरण मानवीय क्रियाकलापों से प्रभावित होता है। पर्यावरण किससे प्रभावित होता है? मानव की, पर्यावरण का जो भी प्रभावित होगा तो मानव की उसमें क्रियाकलापों का विशेष योगदान है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास के स्तर की द्योतक होती है। टेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी की अगर बात कहा जाए तो प्रौद्योगिकी का डेवलप होना उस देश की अगर के संदर्भ में कहे तो उसकी सांस्कृतिक विकास के रूप में देखा जाता है। वह सांस्कृतिक विकास का द्योतक है। अगर टेक्नोलॉजी को हमारे पास हो गया तो हम प्रकृति के संसाधनों का उपयोग जो करते हैं वो काफी कर ले जाते हैं, वह भी एक विकास का द्योतक माना गया है। मनुष्य प्रकृति के नियमों और उसकी प्रकृति को ठीक से समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाता है। प्रौद्योगिकी का विकास कैसे होता? मनुष्य प्रकृति का नियम और उसकी प्रकृति को ठीक से समझकर ही प्रौद्योगिकी का विकास हो। प्रौद्योगिकी का जो विकास हुआ है प्रकृति के नियम और उसकी स्वयं की प्रकृति, उसका नेचर है क्या, समझ करके ही प्रौद्योगिकी का विकास कर पाता है। घर्षण और ऊष्मा के ज्ञान ने, अब देखिए यहां वही उदाहरण दिया जा रहा है कि प्रकृति के नियमों को और उसकी प्रकृति को समझकर ही हम किसका विकास करते हैं, प्रौद्योगिकी का विकास होता है। जब प्रकृति के नियम को समझे और प्रकृति के उसकी प्रकृति नेचर को समझे तभी प्रौद्योगिकी का विकास हो पाता है। यहाँ का घर्षण और ऊष्मा के ज्ञान ने उसे क्या दे दिया? अग्नि के आविष्कार में सक्षम बनाया। घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न से होने से अग्नि के आविष्कार में के लिए हमें सक्षम बनाया। डीएनए और आनुवांशिक के सूत्र समझकर, डीएनए और आनुवांशिक सूत्र समझकर वह रोगों के इलाज करने में सक्षम बना। वायु की गति को, प्रकृति का है नियम है, वायु की गति के नियमों से उसे तीव्रगामी वायुयान बनाने की युक्ति प्रदान की। वायु की गति को देख करके मनुष्य ने क्या बना दिया? वायुयान, टेक्नोलॉजी डेवलप किया और वायुयान बना डाला। प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने में है। जैसे जैसे हम प्रकृति के संदर्भ में अपने ज्ञान को अर्जित करते हैं, प्रकृति के संदर्भ में ज्ञान होता है, वैसे वैसे ही प्रौद्योगिकी का विकास होता है। तो प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने में
जबकि प्रौद्योगिकी उस प्रकृति में परिवर्तन लाने में सक्षम बनाती है। प्रकृति का जब ज्ञान हुआ तो प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और प्रौद्योगिकी की सहायता से हम प्रकृति में परिवर्तन लाने में सक्षम हुए। प्रकृति का ज्ञान हुआ तो प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी डेवलप हुई और टेक्नोलॉजी जब डेवलप हुई तो प्रकृति में परिवर्तन लाने में सक्षम बनी, प्रकृति में ही परिवर्तन लाने का कार्य करने लगी। सभ्यता के आदिकाल में प्रकृति ने मानव को अपने चंगुल में दबा रखा था। करा कि शुरू में जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था तो प्रकृति मनुष्य को अपने चंगुल में रखी थी। चंगुल का रखने का मतलब प्रकृति की हर व्यवस्थाएं हमें अजूबा लगती थी, हम उसी की पूजा आराधना एन के इस रूप में उसे स्वीकार करते थे। कहने का मतलब यहां कहा कि प्रकृति ने मानव को अपने चंगुल में दबा रखा था। कब? सभ्यता की प्रारंभिक अवस्था में। धीरे धीरे मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुकूलन के योग बना लिया। धीरे धीरे मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुकूल बनाया। सभ्यता के विकास की आदिम अवस्था में प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। जब सभ्यता शुरुआत हुई, मानव जीवन का विकास की गाथाएं शुरू हुई तो उस समय टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम था वो बिल्कुल निम्न स्तर का था। तकनीकी और विज्ञान के विकास ने उसे पर्यावरण को अपने अनुकूल बदलने में सक्षम बना दिया। टेक्नोलॉजी का जब विकास हुआ तो प्रकृति को के पर्यावरण को मनुष्य जो है अपने अनुकूल बना लिया है। मानव पर जब प्रकृति पूरी तरह से हावी थी तब उस अवस्था को पर्यावरणीय, यहां क्या कह रहा है कि भाई जब मानव प्रकृति पर पूरी तरह से हावी था, प्रकृति पर मानुष पूरी तरह से क्या था, मानव पर जब प्रकृति, मनुष्य पर जब प्रकृति का पूरी तरह से प्रभाव था तब उस अवस्था को पर्यावरणीय, उस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। पर्यावरणीय निश्चयवाद क्या है? जब प्रकृति का नियंत्रण पूरी तरह से मानव पर था, अर्थात टेक्नोलॉजी हमारी निम्न स्तर, प्रौद्योगिकी हमारी निम्न स्तर पर, तब उस अवस्था को हम पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं। पर्यावरण निश्चयवाद क्या है? जब प्रकृति पर पूरी तरह से, प्रकृति मानव पर पूरी तरह से प्रभावित थी, प्रकृति का प्रभाव पूरी तरह से कहां था? मानव पर। उसे हम कहेंगे निश्चयवाद, प्रकृति पर्यावरण निश्चयवाद के नाम से जानते हैं। अल्प प्रौद्योगिकी विकास की इस अवस्था में मानव प्रकृति की आज्ञा मानता था। जब टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था, कम हुआ था, तो ऐसी अवस्था में प्रकृति की आज्ञा, मनुष्य किसकी आज्ञा मानता था? प्रकृति के नियमों के अनुकूल चलता था, उसकी आज्ञाओं को स्वीकार करता था। अतः उसे प्रकृति मानव कहा गया। ऐसे मनुष्य को क्या कहा गया? प्रकृति मानव। वह प्रकृति के रौद्र रूप से डरता था, वह प्रकृति के रौद्र रूप से डरता था, अतः उसे प्रसन्न करने के लिए उसकी पूजा करता था। जब प्रकृति का नियंत्रण मानव पर था तब ऐसे इसको हम क्या कहेंगे? प्रकृति मानव। और प्रकृति की हर क्रियाकलाप पर मनुष्य भयभीत भी होता था, उसके साथ चलने का प्रयास करता था और उसे प्रसन्न करने के लिए मनुष्य क्या करता था? पूजा करता था। प्रकृति मानव पर जब अपना पूर्ण नियंत्रण कर लेती है, प्रकृति मानव पर जब अपना क्या की? पूर्ण नियंत्रण कर लेती है, तब वह अवस्था मानव का प्राकृतिककरण कहलाती है। प्रकृति जब पूरी तरह से मानव पर अपना पूरा नियंत्रण कर ले, प्रकृति जो है मानव पर क्या करे? पूरी तरह से उस पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ले, तो उस अवस्था को हम क्या कहेंगे? मानव का प्राकृतिककरण। इस अवस्था में, किस अवस्था में? मानव का प्राकृतिककरण की अवस्था में प्रकृति मानव के लिए शक्तिमान, प्रकृति जो है
मानव के लिए क्या है? शक्ति संपन्न, बलशाली, पूजनीय, सत्कार करने योग्य होती है। मानव अपने सतत पोषण के लिए पूरी तरह से प्रकृति की कृपा पर निर्भर होता है। मानव अपने सतत पोषण के लिए पूरी तरह से प्रकृति की कृपा कर निर्भर होता था। प्रकृति की कृपा पर पूरी तरह से निर्भरता बनी रहती है। जब मानव का प्राकृतिककरण हो जाता है या प्रकृति का मनुष्य पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है। मानव की प्राकृतिककरण की अवस्था में प्रकृति माता, मानव की प्राकृतिककरण की अवस्था में मनुष्य अवस्था में देखा जाए तो प्रकृति जो है मानव की क्या है? मानव की माता है और मानव उसकी क्या है? संतान है। प्राकृतिककरण की अवस्था में कुमारी सिंपल के शब्दों में मानव भूपृष्ठ की उपज है। मानव क्या है? भूपृष्ठ की उपज है। वह उसकी हड्डियों, तंतुओं, मस्तिष्क तथा आत्मा में प्रविष्ट मिलती है। मध्य भारत के यहां थोड़ा सा बताया उदाहरण दिया जा रहा है कि मध्य भारत में अबुझमाड़ क्षेत्र के एक जनजाति है वेंदा। कौन सी है? वेंदा क्षेत्र। जंगलों के बीच रहकर अपना सतत पोषण करते। ये प्रकृति के पूरा उन्हीं के अनुकूल रह करके अपना जीवन, अपना सतत पोषण करते हैं। उसी पर पूरी तरह से निर्भर हैं। कौन? वेंदा। अबुझाड़ क्षेत्र में जनजाति है वेंदा। यह कबीला आदिम कृष का स्थानांतरी रूप अपनाए हुए होने के कारण आज भी मानव के प्राकृतिककरण का नमूना प्रस्तुत करता है। यह वेदा जो है आज भी मानव के प्राकृतिककरण का नमूना प्रस्तुत करता है। कबीले के चारों ओर वन में उगे पलाश, महुए के वृक्ष उन्हें प्रसन्नता प्रदान करते हैं। इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनकर यह कबीला अपने को परम सौभाग्यशाली मानता है। जैसे ही वन में उन्हें खतरा दिखाई पड़ता है, उनके सदस्य सघन वृक्षों के बितान के पीछे छिपकर अपने प्राणों की रक्षा करते हैं। तो मानव के प्राकृतिककरण में पूरी तरह से मनुष्य प्रकृति के अधीन रहते हुए अपने क्रियाकलापों को करता है। यहां वेदा अबुझाड़ में रहने वाली वेदा जनजाति का उदाहरण दिया गया है। मानव का प्राकृतिककरण और प्रकृति का मानवीकरण, क्या समझिएगा? मानव का प्राकृतिककरण और प्रकृति का मानवीकरण। मानव का प्राकृतिककरण कब हुआ? जब पूरी तरह से मनुष्य प्रकृति पर के सिस्टमों पर निर्भर रहा करती थी और समय ने पलटा, समय में बदलाव हुआ, पलटा खाया, समय में बदलाव आया। विज्ञान और तकनीक के ज्ञान ने मानव को प्राकृतिक बलों और नियमों को समझने में सक्षम बनाया। जब समय का बदलाव हुआ तो मनुष्य को प्रकृति के नियम, बलों, उसके सिस्टमों को समझने में पूरी तरह से क्या बनाया? सक्षम बना या सक्षम बनाया। सक्षम और उन्नत प्रौद्योगिकी ने, जब एक उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ, एक सक्षम प्रौद्योगिकी सक्षम उत्पन्न हुई, मनुष्य को प्रकृति को समझने में पूरी तरह से यह हमारी प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी सामर्थ्य हुई, तो मानव को प्रकृति की दास्ता से मुक्त कर दिया। मानव प्रकृति की दास्ता से क्या हो गया? मुक्त हो गया। मानव का प्राकृतिककरण जो हुआ था वह खत्म हो गया। जैसे जैसे हमने प्रकृति को समझा, उनके नियमों, उनके व्यवस्थाओं को समझा, वैसे वैसे मनुष्य प्रकृति की दास्ता से अपने आप को मुक्त होता चला गया। अब वह अपनी प्रतिभा और तकनीकी से, पर्यावरण में उपलब्ध संसाधनों से मानव कल्याण की संभावनाओं को सृजित करने लगा। अब
जब मनुष्य प्रकृति के नियमों को, व्यवस्थाओं को समझने में सक्षम हुआ अपनी टेक्नोलॉजी के माध्यम से, जो हम उसके नियमों को जान करके उसी के अनुरूप चलाने का प्रयास करते थे, जब हम इसको समझ गए, अपने टेक्नोलॉजी से हमने विकास के माध्यम से इसको समझा, तो समझने के बाद जो प्रकृति के संसाधन थे, उन सारे संसाधनों पर मानव कल्याण की संभावनाओं को ध्यान में देखते हुए उसे सृजित करने का प्रयास होने लगा। उसने अपने कौशल तथा तकनीकी ज्ञान से उच्च भूमियों पर स्वस्थ विश्राम स्थल, कौशल तथा तकनीकी से क्या किया, ज्ञान से उच्च भूमियों पर स्वस्थ विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, चारागाह, सागर तटों पर पत्तन, सागरीय अंतरिक्ष मार्गों का विकास करके संभावनाओं का जाल बना लिया। जैसे जैसे मनुष्य प्रकृति की व्यवस्थाओं को समझा और उस दास्ता से मुक्त हुआ और प्रकृति के रहस्यों का पोल उठता गया, हमारी टेक्नोलॉजी विकसित हुई, प्रकृति के जो भी उपादान कारक संसाधन के रूप में मानव को प्राप्त हुए हैं, उसे उस पर अपना एक विजय का, कहने का, विकास का अलग रास्ता निकाला। और जो जमीन उठे हुए थे बताए जा रहे हैं, देखिए मनुष्य का जैसे जैसे प्रकृति पर नियंत्रण स्थापित हुआ, व्यवस्थाओं को समझने में लगा, अपनी टेक्नोलॉजी से भूमियों पर स्वस्थ विश्राम स्थल बनाए गए, विशाल नगरीय प्रसार हुआ, खेत, फलोद्यान, चारागाह, सागर तटों पर पत्तन, सागरीय तथा अंतरिक्ष मार्गों का विकास करके संभावनाओं का जाल बना लिया। भूगोलविदों ने इस अवस्था को संभववाद का नाम दिया। इस अवस्था का क्या नाम है? संभववाद। फेबर ने स्पष्ट लिखा, सर्वत्र संभावनाएं हैं। फेबर का कथन है कि सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्यताएं नहीं हैं, और मानव इन संभावनाओं का स्वामी बनकर इनके उपयोग का निर्णायक है। सर्वत्र संभावनाएं हैं, कहीं अनिवार्यताएं नहीं है, और इन संभावनाओं का स्वामी बनकर इनके उपयोग का निर्णायक है। सर्वत्र संभावनाएं, कहीं भी अनिवार्यताएं नहीं है। इन संभावनाओं को ध्यान में रखकर इसका उपयोग करके स्वामी, मनुष्य अपने आप को स्वामी बनाकर इनके उपयोग का निर्णायक हुआ। मानव धीरे धीरे प्रकृति द्वारा दिए गए अवसरों का उपयोग करता है। मानव धीरे धीरे प्रकृति द्वारा दिए गए, प्रकृति के द्वारा जो संसाधन प्राप्त हैं, उन अवसरों का उपयोग करता है, जिससे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। शुरुआत प्रकृति के साथ तालमेल बना करके उन अवसरों, उन संसाधनों का उपयोग करता है, जिससे यहाँ क्या कहा गया, प्रकृति का क्या हुआ, मानवीकरण हो जाता है। ट्रांडहाइम की कैरी जो प्रचंड पवनों के, ट्रांडहाइम की कैरी जो प्रचंड पवनों के प्रहार और शीत के प्रहार से बचने के लिए विशेष काट रखती है। प्रहार और शीत के प्रहार से बचने के लिए विशेष काट रखती है, तथा विशाल कांच के गुंबदों में बने कार्यालयों में काम करती है। वह वायुयान द्वारा बाहर से मंगाए गए फलों का आनंद लेती है, तथा नई दिल्ली से अपने सहकर्मियों से माउस की एक क्लिक से संपर्क साधने में सक्षम हो जाती है। 58 वर्षीय कैरी विश्व के 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वस्थ दिखाई पड़ती, क्योंकि उसने प्रकृति का मानवीकरण कर लिया है। यह सब संभव हो सकता है ट्रांडहाइम के लोगों द्वारा प्राकृतिक अवरोधों पर विजय पाने के कारण। यह कब संभव पाएगा? जब हम प्राकृतिक अवरोधों पर क्या पाए, विजय पाने के लिए। यह संभव कब हुआ सका? ट्रांडहाइम के लोगों द्वारा प्राकृतिक अवरोधों पर विजय पाने के कारण। मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र, यहां हेडिंग क्या पड़ा है? मानव भूगोल के क्षेत्र और उपक्षेत्र। मानव भूगोल पर्यावरण और मानवीय संबंध। मानव भूगोल क्या है?
मानव भूगोल जो है पर्यावरण और मानवीय संबंध, पर्यावरण और मानवीय संबंधों की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। सीधी सी बात है कि पर्यावरण और मनुष्य का संबंधों की व्याख्या, पर्यावरण और मनुष्य का क्रिया प्रतिक्रियाओं का संबंध जो हो रहा है, इसी को क्या कहा जाएगा? मानव भूगोल। इसमें मानव जीवन से संबंधित सभी तत्वों और घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। मनुष्य से संबंधित सारी घटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल की विषय वस्तु को ही उसका क्षेत्र कहा जाता है। मानव भूगोल की विषय वस्तु मनुष्य के क्रियाकलाप मनुष्य का प्रकृति के साथ क्रियाकलाप करना ही उसका क्षेत्र कहा जाता है। अतः मानव भूगोल की प्रकृति तथा विषय वस्तु बड़ी विशद है। मानव भूगोल की प्रकृति और तथा विषय वस्तु बड़ी विशद है। पृथ्वी तल पर पाए जाने वाले समस्त मानवीय तत्वों और पर्यावरणीय प्रभावों को समझने में मानव भूगोल की विषय सामग्री हमारा सहयोग करती है। मानव भूगोल की विषय वस्तु अन्य सभी सामाजिक विज्ञानों के साथ गहरा संबंध रखती है। ब्रूस ने स्पष्ट किया, कोई भी भूगोलवेत्ता इतिहास अर्थशास्त्र की उच्च शिक्षा पाए बिना, कोई भी भूगोलवेत्ता हो वह इतिहास अर्थशास्त्र और की उच्च शिक्षा पाए बिना मानव भूगोल का शास्त्री नहीं हो सकता। बिना इतिहास अर्थशास्त्र को जाने बिना वह मानव भूगोल का ज्ञाता नहीं हो सकता। इसको किसने कहा था? ब्रूस महोदय ने। मानव भूगोल का क्षेत्र भौगोलिक पर्यावरण एवं मानवीय क्रियाकलापों के गुण स्वरूप तथा वितरण के अध्ययन से जुड़ा है। अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न क्या है? मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्रों का उल्लेख कीजिए। मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है? मानव भूगोल अन्य सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार संबंधित है? मानव भूगोल में कई उप अनुशासनात्मक क्षेत्र शामिल हैं। मानव भूगोल में कई अनुशासनात्मक क्षेत्र शामिल हैं जो मानव गतिविधियों और संगठन के विभिन्न तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। कई ऐसे बंदिशें हैं, ऐसे नियम हैं जो मानव की गतिविधियों और उनके संगठन, मानव के द्वारा स्थापित संगठनों के विभिन्न तत्वों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। उदाहरण के लिए सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, ग्रामीण भूगोल, सामाजिक भूगोल, परिवहन भूगोल, नागरिक भूगोल मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र हैं। तो मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र कौन कौन से हैं? आप यहां देखें कौन कौन से हैं। सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, स्वास्थ्य भूगोल, ऐतिहासिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या, यह इसके क्या हैं? प्रमुख उपक्षेत्र हैं। मानव भूगोल के प्रमुख उपक्षेत्र। अब यहां देखा जाए कि मानव भूगोल के इन तत्वों को अगर ध्यान केंद्रित करते हैं तो इनके उदाहरण के लिए यह जो तत्व हैं कौन कौन से? सांस्कृतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य, ऐतिहासिक, ये सब। अब इसके यह सब इसके तत्व के रूप में, अब इसके उपक्षेत्र के संदर्भ में हम लोग जानेंगे कि इसके उपक्षेत्र कौन कौन से हैं, इसके प्रकार कौन से हैं। तो देखिए यहां आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की ही एक शाखा है। आर्थिक भूगोल क्या है? यह जो है यह मानव भूगोल की क्या है? एक शाखा है, जिसका प्रमुख संबंध किससे है? इस आर्थिक भूगोल का प्रमुख संबंध किससे है? मनुष्य के भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए उत्पादन कार्यों से है। आर्थिक भूगोल क्या है भाई? मानव भूगोल की एक शाखा है
और यह इसका आर्थिक भूगोल का कार्य क्या है कि भोजन, वस्त्र और आवास की आवश्यकताओं की पूरा करने के लिए मनुष्य द्वारा किए गए उत्पादन कार्यों से है। इसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए मनुष्य के द्वारा जो उत्पादन कार्य किए जाते हैं। पृथ्वी के धरातल एवं उस पर मिलने वाले प्राकृतिक साधनों का क्यों, कहां और कैसे उपयोग होता है। पृथ्वी के धरातल पर उस पर मिलने वाले प्राकृतिक जो संसाधन हैं, क्यों, कहां और कैसे उपयोग होता है, इसका विश्लेषणात्मक अध्ययन ही आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य है। तो आर्थिक भूगोल का मूल उद्देश्य क्या है? भोजन, वस्त्र और आवास। और भोजन, वस्त्र, आवास की प्राप्ति के लिए, करने के लिए उत्पादन कार्य करने होंगे। तो इसका संबंध किससे हो गया? उत्पादन कार्यों से। अब आगे बढ़ते हैं। विश्व के विभिन्न भागों में मानव समुदाय अपनी, विश्व के किसी भी भाग में या अन्य समुदाय, विश्व में जहां भी मनुष्य है, अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जीविकोपार्जन के भिन्न भिन्न साधनों जैसे लकड़ी काटना, भाई भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, या आप कहिए अपनी जीविकोपार्जन के लिए भिन्न भिन्न साधन, भिन्न भिन्न कार्य करता, जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, शिकार करना, खेती करना, भोज पदार्थ एकत्र करना, खाने खोदना, उद्योग धंधे चलाना, व्यापार करना, नौकरी आदि व्यवसाय में व्यस्त रहना है। उसके इन आर्थिक कार्यों पर, यह सब उसके आर्थिक हैं, उसके इन आर्थिक कार्यों पर मिट्टी, भूमि की बनावट, जलवायु, वनस्पति, खनिज संसाधन, भौगोलिक स्थिति, यातायात की सुविधा, जनसंख्या का घनत्व आदि वातावरण के विभिन्न अंगों का प्रभाव पड़ता है। अपने यहां देखें कि विश्व के विभिन्न भागों में या कहीं भी मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वह अनेकानेक कार्य करते हैं। और वह कार्य करते समय जहां वह कार्य कर रहा है विश्व के किसी भी जगह पर, भूमि पर, तो उस भूमि पर जहां वह कार्य कर रहा है उस कार्य पर मिट्टी, भूमि की बनावट, वहां की जलवायु, वहां की वनस्पतियां, वहां के खनिज संसाधन, यातायात की सुविधाएं, जनसंख्या घनत्व आदि ऐसे हैं जो उसको प्रभावित करती हैं या वातावरण के विभिन्न अंगों पर उसका प्रभाव पड़ता है। इसका प्रभाव पड़ता है वातावरण में, इन विभिन्न अंगों का इनका प्रभाव पड़ता है। एक आर्थिक भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य मानव प्रयत्नों पर वातावरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन कर उसका विश्लेषण करना है। एक आर्थिक भूगोलवेत्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव प्रयत्नों पर, मानव के द्वारा किए गए क्रियाकलापों पर वातावरण के पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन और उसका विश्लेषण करना है। दूसरा यहां है सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल का उद्देश्य यह बताना है कि मानव समाज, चाहे वह ग्रामीण हो चाहे वह नगरी हो, परिस्थिति विज्ञान उसके बीच एक घनिष्ठ संबंध है। समाज भूगोल क्या बताएगा? चाहे मनुष्य समाज में ग्रामीण एरिया में रहा हो चाहे नगरीय एरिया में रह रहा हो, परिस्थिति विज्ञान का उसका कहीं ना कहीं उससे अच्छा संबंध है। उसका परिस्थिति से या उसका पर्यावरण से, उसकी परिस्थिति से उसका घनिष्ठ संबंध है। मानव अपने विशिष्ट भौगोलिक वातावरण के बीच स्थान, भोजन, आश्रय तथा प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण करने हेतु निरंतर संघर्ष करता रहता है। अपने विशिष्ट भौगोलिक वातावरण में जहां मनुष्य रह रहा है, उसका खान पीना, रहना
सारी व्यवस्थाओं पर, प्रकृति संसाधनों पर नियंत्रण करने हेतु वह मनुष्य प्रकृति के संसाधनों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए अनवरत संघर्ष करता रहता है। उसके इस संघर्ष की प्रकृति और वातावरण का चरित्र ही समाज के मुख्य पहलुओं और लक्षणों को निर्धारित करते हैं। हम चाहे कनाडा के जंगलों में लकड़हारा समुदाय, मलेशिया के रबड़ के खेतों में काम करने वाले श्रमिकों, लंकाशायर के कोयला खानों में कार्य करने वाले श्रमिकों, मैक्सिको के उच्च प्रदेशों में पशु चराने वाले घुमक्कड़ पशुपालकों, हंगरी के मैदानों में खेती करने वाले कृषकों आदि किसी के बारे में भी खोज करें तो उनकी क्रियाओं पर भौगोलिक स्थितियों का प्रभाव स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। कहने का मतलब मनुष्य जहां जो भी क्रियाकलाप कर रहा है उस पर उसकी परिस्थिति का एक विशेष प्रभाव दिखाई पड़ता है। उनकी सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक जीवन का ताना बाना उनके अपने वातावरण से ही संबंधित। प्रत्येक मानव जीवन का जो उसका सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, उन सामाजिक व्यवस्थाओं पर अगर देखा जाए तो उसके संपूर्ण ताने बाने पर, उनकी व्यवस्थाओं पर वातावरण का प्रभाव परिलक्षित होता है, दिखाई पड़ता है। राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल का मूल उद्देश्य विभिन्न राज्यों की प्रकृति। राजनीतिक भूगोल का मूल उद्देश्य क्या है? विभिन्न राज्यों की प्रकृति, उनकी व्यवस्था, उनकी आपसी संबंधों पर पड़ने वाले भौगोलिक अवस्था के प्रभाव को खोज करना है। राज्यों की प्रकृति, व्यवस्था, उनके आपसी संबंध पर पड़ने वाले भौगोलिक अवस्था के प्रभाव की खोज करना है। राजनीतिक भूगोल का स्थान सांस्कृतिक विज्ञान के क्षेत्र में अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गया है। अब यह निश्चित मान्यता है कि एक देश का विस्तार, प्राकृतिक दशा, नैसर्गिक संसाधन, मिट्टी की उर्वरता, जनसंख्या का घनत्व और उसमें प्रजातियों का स्थान, उसके निकटवर्ती राजनीतिक ढांचे, सरकार के स्वरूप और उसके पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं। तो कहने मतलब एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध हैं। ऐतिहासिक इतिहास से भूगोल का। ऐतिहासिक भूगोल में इस तथ्य का अध्ययन किया जाता है कि एक राष्ट्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में भौगोलिक अवस्थाओं का प्रभाव और संभाव ही रहता है। यह सर्वविदित है, संपूर्ण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में कई आकस्मिक घटनाएं तथा शासकों का व्यक्तिगत कुशलता छिपी होती है। लेकिन इस तथ्य में कोई दो मत नहीं है कि धरातल स्थित प्राकृतिक बाधाएं, भौगोलिक एकांतता और राज्य के प्रदेश का विस्तार आदि ऐसी भौगोलिक अवस्थाएं हैं जो एक राष्ट्र की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को निर्धारित करती हैं। ऐतिहासिक भूमिका को निर्धारित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर यूरेशिया महाद्वीप के इतिहास का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होगा किस प्रकार भौगोलिक अवस्थाओं ने उसके संपूर्ण ऐतिहासिक मार्ग को निर्धारित किया है। यूरेशिया महाद्वीप के इतिहास का प्रारंभ नील घाटी की सभ्यता से होता है। उसके बाद क्रमागत रूप से धीरे धीरे अरब के मरुभूमि प्रदेश में सैरेपन साम्राज्य का एक महान भूमध्यसागरीय समुद्र शक्ति के रूप में उत्थान और पतन, चार्ली मैग्नी के साम्राज्य का बनना, नॉर्मन लोगों की इंग्लैंड पर विजय, यूरोप में नेपोलियन साम्राज्य के बनने तथा बिगड़ने जैसी समस्त ऐतिहासिक घटनाओं की पृष्ठभूमि में अगर देखा जाए तो भौगोलिक तथ्यों को देखा जा सकता है। इनका बनना बिगड़ना, इसको भौगोलिक आधार पर भी इसको देखा जा सकता है। जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है
जिसमें जनसंख्या के वितरण, घनत्व, वृद्धि, साक्षरता, संगठन, स्थानांतरण तथा जनसंख्या संसाधन संबंध जैसे विभिन्न पक्षों का अध्ययन प्रमुख रूप से किया जाता है। किसमें? जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल। सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसमें मानव के सांस्कृतिक क्रियाकलाप, सांस्कृतिक समूहों, प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य होने वाली अंतर संबंधित क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, जिसके अंतर्गत मानवीय अधिवास, वेशभूषा, भोजन, वस्त्र, यातायात, व्यवसाय, सुरक्षा, भाषा, धर्म एवं सामाजिक संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक भूगोल के कहलाता है। चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल में मानवीय स्वास्थ्य, विभिन्न बीमारियों, स्वास्थ्य सुरक्षा, भौगोलिक सूचनाओं का अध्ययन किया जाता है। यह मानव भूगोल की एक प्राचीन शाखा, परंतु इसका अध्ययन आधुनिक युग में अधिक हो रहा है। सामरिक भूगोल। सामरिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य युद्ध की सैनिक सर्वोपरिता पर थल तथा जल के भौगोलिक चरित्र के पड़ने वाले प्रभावों को स्पष्ट करना है। इतिहास के पृष्ठों में अंकित की गई घटनाएं जैसे पारसी सेना का एजनियम सागर से पूर्व को निकालने का प्रयास, अलेक्जेंडर के साम्राज्य में ग्रीक और फोनियंस पर मैकोडोनियंस का आक्रमण, भूमध्य सागर से रोमन सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए कार्थेज से खैनीवाल का ऐतिहासिक आक्रमण, नेपोलियन द्वारा उत्तरी इटली, फ्रांस, प्रसा में युद्ध, थल जल की भौगोलिक चरित्र का सहित मूल्यांकन कर लड़े गए थे, जिससे शत्रुओं के विरुद्ध सैनिक सर्वोपरिता स्थापित रह सके। सामरिक भूगोल के अध्ययन का सही विस्तार सेनाओं के अध्यक्षों और जल सेना के नायकों द्वारा ही किया जाता है। प्रजातीय भूगोल। इसमें मानव जाति के विकास से लेकर उसकी संस्कृति एवं सभ्यता तक का विशद अध्ययन किया जाता है। इसके दो भाग हैं। एक भाग में मानव शरीर एवं जीव प्रकृति में मानव का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्रजाति के विभिन्नताएं, मानव प्राणी का विकास, शारीरिक ढांचों में अंतर, प्राणी पर वातावरण का प्रभाव आदि विषय सम्मिलित किए जाते हैं। इसे शारीरिक मानव शास्त्र कहा जाता है। दूसरे भाग में मानव की संस्कृतियों का अध्ययन किया जाता है। संस्कृति के अंतर्गत रीति रिवाज, सामाजिक संगठन, आर्थिक एवं राजनीतिक व्यवस्था, विज्ञान, कला, धर्म, विश्वास, परंपराएं, नैतिकता, यंत्र, उपकरण आदि सभी इसके अंतर्गत आते हैं। इसे सांस्कृतिक मानव शास्त्र कहा जाता है। विल्स और हार्जन ने मानव संस्कृति शास्त्र के बारे में लिखा है कि यह मानव संस्कृतियों की उत्पत्ति एवं इतिहास, उसका उद्भव, विकास तथा प्रत्येक स्थान एवं कला के मानव संस्कृति के ढांचे एवं कार्य प्रणालियों का अध्ययन करता है। यह संस्कृति मानव अपने वातावरण से समायोजन करने के लिए स्थितियां निर्मित करता है। आइए अगला देखें क्वेश्चन। विश्व जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों की विवेचना कीजिए। यहां जनसंख्या का वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना करते हैं। पहले यह जानना होगा यहां जनसंख्या घनत्व का अर्थ। यहां हमें क्या देखना है कि जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या होता है। अब जनसंख्या घनत्व है क्या? किसी भूखंड, किसी भी जगह पर, कोई स्थान में जनशक्ति तथा भूमि के अनुपात को, जनसंख्या और भूमि के अनुपात को, जनसंख्या कितनी है और कितनी भूमि है, इसी के अनुपात को प्रदर्शित करने वाले मानवीय संसाधन का जो आंकड़ा होता है उसे क्या कहा जाएगा? जनसंख्या घनत्व। तो जनसंख्या और भूमि, कितनी भूमि है और कितनी जनसंख्या रह रही है, इसी के आंकड़े को प्रदर्शित करना ही क्या कहलाता है? जनसंख्या घनत्व। दूसरे शब्दों में प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कितनी जनसंख्या निवास कर रही है उसी को हम क्या कहेंगे?
जनसंख्या घनत्व। अब जनसंख्या का घनत्व राष्ट्र के क्षेत्रफल, जनसंख्या का घनत्व राष्ट्र का कितना क्षेत्रफल है, कितना उसका भूभाग है, क्षेत्रफल है, और लोगों के अनुपात को प्रकट करता है। जनसंख्या का घनत्व क्या है? राष्ट्र का क्षेत्रफल और लोगों के अनुपात, लोग कितना रह रहे हैं, लोगों के अनुपात को प्रकट करता है। राष्ट्र की कुल जनसंख्या को उसके क्षेत्रफल से भाग देने पर, मान लीजिए राष्ट्र की जनसंख्या को उसका जितना क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल में हम किसका भाग दे देंगे? जनसंख्या का। तो क्या निकल जाएगा? जनसंख्या घनत्व। भाई राष्ट्र की कुल जनसंख्या का उसके क्षेत्रफल से भाग देने पर जो भागफल पर होता है उसे हम गणितीय घनत्व कहा जा सकता है। जनसंख्या घनत्व को प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है। जनसंख्या का घनत्व कैसे निकाला जाता है, इसके लिए सूत्र दिया गया है। मान लीजिए हमें जनसंख्या घनत्व निकालना है, किसी देश का निकालना हो या किसी एरिया विशेष का निकालना हो, कितनी जनसंख्या किसी राज्य का निकालना हो, तो पहले क्या जो निकाला जाता है उसको क्या किया जाता है? वह निकालने वाले के लिए पहले क्या है कि जनसंख्या हमें क्या निकालना है? घनत्व। तो जनसंख्या का घनत्व, घनत्व निकालना है किसका? जनसंख्या का। तो जनसंख्या का घनत्व निकालने के लिए जनसंख्या को जानना है कितना है रहती है उस एरिया में। तो कुल जनसंख्या, यहाँ क्या लिख दिया जाएगा? कुल जनसंख्या जितनी हो वहां लिख दीजिए। उसके बाद कुल क्षेत्रफल कितना है, तो कुल जनसंख्या में यदि हम कुल क्षेत्रफल का भाग दे देंगे तो जो आएगा वही जनसंख्या घनत्व कराएगा। यहां देखिए उदाहरण दिया गया, आ प्रदेश का क्षेत्रफल 500 वर्ग है, जबकि उसमें 50,000 मतलब 50 लाख लोग रहते हैं। क्या 5 लाख लोग रहते हैं। यहां क्या करा कि आ प्रदेश का कुल क्षेत्रफल कितना है? 500 वर्ग किलोमीटर, इतना क्षेत्रफल है। जनसंख्या 5 लाख लोग रहते हैं, तो उसका जनसंख्या घनत्व कैसे निकालेंगे? तो जनसंख्या घनत्व के लिए देखिए, तो यहां हम क्या किए? जनसंख्या घनत्व, और कितने लोग रहते हैं? इतने लोग रह रहे हैं। कितने क्षेत्रों में रहते हैं? क्षेत्र कितना है? इतना है। तो जो यह बचा वही क्या है? प्रति वर्ग 1000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, प्रति वर्ग किलोमीटर में 1000 लोग रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 1000 लोग रहते हैं। जनसंख्या वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक, जनसंख्या वितरण और एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण बहुत असमान है। अगर देखा जाए तो पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण हम एक समान नहीं पाते, कहीं ज्यादा कहीं कम, बहुत असमान है। प्रति वर्ग किलोमीटर औसत घनत्व 42 व्यक्ति है। प्रति वर्ग किलोमीटर पर अगर औसत देखा जाए तो औसत रूप में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहे? 42 व्यक्ति। पृथ्वी के थोड़े से थल भाग अत्यंत घन निवासी हैं, तो दूसरी ओर विस्तृत भूभाग या तो विरल हैं। तो कुछ भाग ऐसे जहां ज्यादा सघन है, कुछ क्या है? विरल हैं अथवा निर्जन पड़े हैं। किसी क्षेत्र पर प्राकृतिक वातावरण के तत्वों का प्रभाव तो मानव वितरण पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता ही है, साथ ही साथ वहां के सांस्कृतिक भूदृश्यों का भी गहरा प्रभाव पड़ता है। प्रमुख कारक निम्नलिखित हैं। पहला है भौतिक कारक। जनसंख्या का जो वितरण है पूरे देश में देखा जा रहा, कहीं एक समान नहीं होने के लिए इसका पहला हम क्या देखने जा रहे हैं? भौतिक कारण। तो भौतिक कारण में देखें, स्थित किसी देश का केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को अधिक आकर्षित करती। किसी देश का की केंद्रीय स्थिति जनसंख्या को अधिक क्या करती है? अट्रैक्टिव बनाती है, आकर्षित करती। इस प्रकार की स्थिति से दूसरे देशों के साथ सुविधापूर्वक संपर्क स्थापित हो जाता है। फलतः परिवहन एवं व्यापार का विकास होता है, जिससे देश की स्थिति
जिस देश की स्थिति का बड़ा प्रभाव जनसंख्या समुद्र तटीय होती है। यहां बताया जा रहा है जहां जिस देश की स्थिति क्या है, समुद्र तटीय होती है, वहां सघन जनसंख्या मिलती है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या समुद्र तटीय भागों, नदियों के किनारे, खनिज केंद्रों में, औद्योगिक केंद्रों में ही केंद्रित है। सुदूर क्षेत्र अपेक्षाकृत कम जनसंख्या आकर्षित करते हैं। तो भौतिक कार्यों में पहली कंडीशन क्या है, स्थिति की है। केंद्रीय स्थिति उसकी कैसी है? केंद्रीय स्थिति का मतलब कि अगर केंद्रीय स्थिति उसकी ठीक है, समुद्री किनारों पर है, खनन का क्षेत्र है, तो जनसंख्या को वह क्षेत्र काम के लिए, रोजगार के लिए उसे ज्यादा अट्रैक्टिव करती है और वहां जनसंख्या अपने आप ज्यादा पाया जाता है। तो भौतिक कारण में स्थिति पर एक विशेष कारक है। दूसरा जलवायु, जनसंख्या वितरण पर जलवायु का प्रभाव अधिक पड़ता है। विश्व के समशीतोष्ण जलवायु तथा मानसूनी जलवायु के प्रदेशों में सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र हैं। सर्वाधिक जनसंख्या का क्षेत्र कहां पाया जा रहा है? जहां समशीतोष्ण जलवायु है और कौन सा है? मानसूनी जलवायु। मानसूनी जलवायु प्रदेश में विश्व की आधी जनसंख्या केंद्रित है। मानसूनी जलवायु में विश्व की आधी जनसंख्या निवास कर रही। जहां कठोर जलवायु होती है वहां जनसंख्या घनत्व कम मिलता है, जैसे भूमध्य रेखीय प्रदेश, उष्ण मरुस्थलीय क्षेत्र, अत्यधिक ठंडे प्रदेश आदि। इसके लिए भू आकृतियां भी जिम्मेदार हैं, जैसे मैदान, पठार, पर्वतीय भूपृष्ठीय स्वरूप जनसंख्या को अलग अलग प्रभावित करते हैं। पठारों एवं पर्वतों पर समतल एवं उर्वरा भूमि का अभाव होता है, अतः कृषि कार्य कठिन होता है। परिवहन की असुविधाएं भी होती हैं, जबकि मैदान समतल उपजाऊ होने से अधिक जनसंख्या का पोषण होता है। इसलिए विश्व की 75% जनसंख्या मैदानी भागों में निवास करती है। आर्थिक कारक देखा जाए वो तो भौतिक कारक, यहाँ क्या है? आर्थिक कारक। आर्थिक कारक में खनिज, जो भूभाग खनिज पदार्थों के बीच से संपन्न होते हैं वहां औद्योगिक विकास की संभावनाएं अधिक होगी। जहां भाई खनिज पदार्थ होंगे वहां उद्योग लगेगा और औद्योगिक उन्नति से आवश्यक उपभोग की वस्तुएं अधिकाधिक लोगों को सुविधा से प्राप्त हो जाएंगी। जब उद्योग लगेगा तो उपभोग की वस्तुएं अपने आप बढ़िया से मिल जाएगा, सुविधा पूर्वक मिलेगा। इसलिए खनिज केंद्रों तथा औद्योगिक केंद्रों पर जनसंख्या का केंद्रीकरण अधिक है। जनसंख्या का केंद्रीकरण क्या है? अधिक है। मिट्टियां, उर्वरा मिट्टी के क्षेत्र अधिक घने बसे होते हैं। अधिक पोषण क्षमता होने के कारण जनसंख्या घनी होती है, जैसे गंगा सिंधु का मैदान, यांगत्से कियांग का मैदान, नील नदी की घाटी, काली मिट्टी के क्षेत्र सर्वाधिक घने बसे क्षेत्र हैं। सामाजिक और सांस्कृतिक कारण, सामाजिक और सांस्कृतिक में सामाजिक व्यवस्था, मानव द्वारा स्थापित सामाजिक व्यवस्था का भी जनसंख्या के वितरण में काफी प्रभाव पड़ता है। समाज के रीति रिवाज, धार्मिक दृष्टिकोण, जीवन की मान्यताओं आदि से जनसंख्या की वृद्धि नियंत्रित होती है। विश्व के कई देशों के लोग जो भाग्यवादी होते हैं उनमें बैचा पैदा करना सामाजिक कर्तव्य माना जाता है। राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक नियमों का भी सीधा प्रभाव जनसंख्या के वितरण पर देखा जाता है। भारत सरकार की उदार नीति के कारण समय समय पर पड़ोसी देशों से लाखों लोग शरणार्थी के रूप में आते हैं और भारत में अस्थायी रूप से बसते गए। ऑस्ट्रेलिया सरकार की श्वेत नीति के कारण वहां गोरे लोग के अतिरिक्त अन्य किसी को बसने का अधिकार नहीं है, अतः यहां जनसंख्या का वितरण कम है। उदार नीति के कारण भी जनसंख्या का प्रभाव पड़ा है और जनसंख्या राजनीति का भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव है। नगरीकरण, नगर सुरक्षा, परिवहन, संचार तंत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन सेवाओं से मुक्त बेहतर रोजगार उपलब्ध कराने के कारण सघन जनसंख्या क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र में ग्रामीण से लोग नगर क्यों जाते हैं? इसलिए जाते हैं कि नगरों में विशेष सुविधाएं हैं, जहां शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल दशाएं होती हैं, जबकि वह चीज़ें ग्रामीण में नहीं है। रोजगार भी है, शिक्षा भी है, स्वास्थ्य के लिए अनुकूल सुविधाएं हैं। तो ऐसे में
ग्रामीण से जनसंख्याएं जो हैं नगरों की ओर निकल जाती हैं और यहाँ नगरीय जनसंख्या ज़्यादा पाई है, सुख सुविधाओं का विशेष माहौल बना रहता है। अगला है औद्योगिकरण। औद्योगिक क्षेत्र नए कारखानों तथा व्यवसायिक केंद्रों में नए रोजगार के अवसर सुलभ कराते हैं। यहाँ दुकानदार, व्यापारी, बैंक, डॉक्टर, शिक्षक, अधिकारी अपनी सेवाएं देकर जनसंख्या के घनत्व को बढ़ा देते हैं, है ना। जनसंख्या का घनत्व बढ़ जाता है। तो इसी के साथ ही बच्चों आज के क्लास को यहीं पर विराम करते हैं। जय हिंद, जय भारत।